हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, कुछ दिनों तक मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, इसीलिए कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया मैंने रिसेंटली। लेकिन आज की इस वीडियो से मैं एक थोड़ा सा नया टाइप से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर वाइट बोर्ड में ही पढ़ा सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का, जिसमें आपको बताया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगे उनको हम लोग को पेयर बना करके, और उनके पास केवल 2 ही वेरिएबल्स होंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस पूरे चैप्टर के नेम में ही पूरा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। जहाँ जहाँ नाम लिखा हुआ है ना, जो जो चीज़ें लिखी हुई है उसको ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें हम लोग को ग्राफ वगैरह भी बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ के लिए मैं पेज यूज़ करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग उसको जैसे नॉर्मल कॉपी पेन में सिखाता हूँ ना, उस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग बोर्ड में सीखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है, इसका बेसिक से एक इंट्रोडक्शन होगा। हर एक्सरसाइज से पहले उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। पूरे चैप्टर का ही अगर मान लो मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा ना स्टार्टिंग में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3.1 का ही बना दूंगा, 3.2 का ही बना दूंगा, 3.3 का भी। सारा एक्सरसाइज अगर एक ही बार हो जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभी हम लोग इस वाले वीडियो में 3.1 का इंट्रोडक्शन भी समझ में आ जाए कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, उसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, और उसके बाद फिर उसके एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो डाउट है वो पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। कई टाइप के इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 5x + 2y + 6 = 0। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, हमारे पास 1 है। इसका मतलब कि ये जो मेरा इक्वेशन बना हुआ है ये लीनियर इक्वेशन है। जब कभी भी हाईएस्ट पावर 1 होता है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। ये इस फॉर्म में होता है ax + by + c = 0। इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो समझ जाओ कि वो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो a, b और c हैं ये क्या है वो समझना। x ये हमारा वेरिएबल होता है और x के साथ a चिपका हुआ है, यानी कि इसका दोस्त है एक तरह से, तो इसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको क्लास 7 में 8 में थोड़ी थोड़ी करके सिखाई गई थी। कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, तो वही मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि a जो है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट है। जैसे यहाँ पर x जो वेरिएबल है, x और y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बोला भी गया था कि 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो हमने 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। अगर मैं केवल x लिए रहता, जैसे अगर मैं इक्वेशन बनाऊं केवल 5x, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल हो गया, हमारे पास दूसरा वेरिएबल नहीं है। इसका फॉर्म इस टाइप से होता है ax + c = 0, 1 वेरिएबल का। लेकिन ऐसा कोई इक्वेशन भी दिमाग में मतलब सिंपल हमारे पास 2 वेरिएबल वाला बनाना है। तो ax + by, यानी कि एक हमारा ये वेरिएबल हो गया और यहाँ पर y दूसरा वाला वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो 5 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, 2 y का कोएफिशिएंट है, और ये जो नंबर होता है जिसको हम लोग c से डिनोट करते हैं ये कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 6 है तो 6 से कुछ वैल्यू चेंज होगा ही नहीं, वो 6 ही रहेगा। अगर वहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो वो 5 ही रहेगा, उसका कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इस फॉर्म में हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख भी गया कि अब हमारे पास ये क्या है, एक ही इक्वेशन मैंने बनाया है, लेकिन इसमें बोला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज हमारा जो 3.1 है उसमें जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन मिलने वाले हैं। जैसे कि एक मान लो ये वाला इक्वेशन मिल गया हमको, दूसरा एक और इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं 6x - 4y + 3 = 0। एक ये भी इक्वेशन हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि प्लस के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर माइनस की साइन कहाँ से आ गई। तो ऐसा जरूरी नहीं है, प्लस का फॉर्म बस हम लोग को डिनोट करने के लिए बताया जाता है। अगर मान लो नंबर हमारे पास माइनस में होगा तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या बन जाएंगे, माइनस ही बन जाएंगे। जैसे कि इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं 6x फिर प्लस में -4y और प्लस में 3 = 0 भी लिख सकता हूँ। तो ये देखो मेरा प्लस वाले फॉर्म में आ गया, लेकिन लास्ट में जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो ना तो आप मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो नोट्स वगैरह रहेंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता मत करो। नोट्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, और ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए। अब हम लोग को करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके लानी है हमको। अब एक्स
एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो उसको हम लोग ट्रायल और एरर मेथड से निकालते हैं। ट्रायल और एरर मेथड में हम लोग दिमाग लगाते हैं कि अगर इसका वैल्यू ये रहेगा तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, इस टाइप से दिमाग लगाया जाता है। मैं आपको भी समझाऊंगा क्वेश्चंस में, फिलहाल थोड़ा जल्दी से इसमें ही समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर मेरे को पहले वाले इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मान लो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन सभी को ट्रांसफर करूँगा। मेरे पास है 5x, तो इक्वल की उस साइड में मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2y और माइनस का 6, इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे तो केवल x की वैल्यू चाहिए तो 5 को भी मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2y और माइनस में 6 डिवाइड बाई में 5, क्योंकि 5 चिपका हुआ था तो मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब अगर ये हमारा डिवाइड में हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, y का कोई भी एक वैल्यू अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर मैं y का वैल्यू कुछ ऐसा रख लूँ, मान लो y की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूँ। इसको अब देखो ट्रायल और एरर मेथड इसीलिए कहते हैं कि हो सकता है कि पहले बार में आंसर ना है। अगर मैं y का वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -2 × 0 माइनस में 6 और उसके बाद डिवाइड बाई में 5, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। -2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया, ऊपर में बचा -6, नीचे में आ गया 5। तो हमारा जो वैल्यू निकल करके आ गया, जब हमने y का वैल्यू 0 रखा था तो x का वैल्यू -6/5 आ गया। तो इसको ऐसे लिखा भी जाता है, एक बॉक्स बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा जाता है x एक्सिस, यहाँ नीचे y एक्सिस। उसके बाद फिर दो, कम से कम हम लोग दो सॉल्यूशन फाइंड जरूर करते हैं, कम से कम 2 जरूरी है, उससे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा बेटर है, 3 भी कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा -6/5 निकल करके आया जब हमने y का वैल्यू 0 लिया था। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि ये जो फ्रैक्शन वाला नंबर होता है ना, ये यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है फ्रैक्शन को ढूंढने में। इसीलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड करें तो फ्रैक्शन में फाइंड ही ना करें। हम लोग को अगर ये वैल्यू मिला है तो इसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यू होते हैं, किसी भी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जरूरी नहीं कि एक मैंने निकाल दिया तो यही सॉल्यूशन होगा। देखो भी और निकालते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं इसकी जगह y की जगह पर 1 रखता तो ये मेरा -2 हो जाता, तो -2 और फिर ये हो जाता मेरे पास -6, इस तरीके से हो जाता। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता तो -2 1 जा -2 हो जाता, फिर ये -2 और -6 प्लस करते तो -8 आता, और -8 को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो नहीं कटेगा, यानी वो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मैं 1 भी नहीं रखूँगा। फिर अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -4 और -6 -10 हो जाएगा, ये काम बन जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं y का वैल्यू कितना लेता हूँ, यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ तो -2 पहले से है, इंटू में 2 हो जाएगा, फिर बगल में -6 है, नीचे में 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा -4 -6 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -2 आ गया। तो y का वैल्यू जब हमने +2 रखा तो x का वैल्यू -2 आ गया। माइनस में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो अब इसको जब हम लोग यहाँ पर ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तब वो बहुत आसानी से प्लॉट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफ में कैसे प्लॉट किया जाता है। जो बेसिक तरीका है वही है कि आपको x एक्सिस देखो इस तरीके से रहता है, यहीं पर बना के बता देता हूँ। इस तरीके से हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है 1 है ना, फिर ये 2 फिर 3 तरीके से लिखा जाता है, फिर ऊपर में भी 1 फिर यहाँ पर 2 फिर 3, इधर -1 होगा -2 होगा, नीचे में -1 -2, इस तरीके से ग्राफ रहता है। इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस। तो हमारे जो x वाले पॉइंट है, जैसे x का पॉइंट कितना है -2 है, तो x के लिए -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ये वाला पॉइंट x के लिए -2 है और y के लिए कितना है +2 है, तो y के लिए +2 यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट को हम लोग लेंगे, ये x के लिए -2 के सिधाई में है और y के लिए +2 के सिधाई में है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा एक हमारा मिल गया। उसी तरीके से ये वाला भी पॉइंट हमारा फ्रैक्शन में आ गया है, नहीं तो इसको भी अगर मैं दूसरा कोई पॉइंट निकालता तो फिर बताता। जैसे मान लो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता, तो फिर हम लोग क्या करते, इसको ऐसे लाइन बनाते, तो ये जो लाइन बनता वो इस वाली इक्वेशन के लिए बनता, ये वाली इक्वेशन के लिए। तो इस तरीके से इसको मतलब प्लॉट वगैरह किया जाता है। होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग इंट्रोडक्शन में, इतना 3.1 के इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जो 3 क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो, यानी कि आफ्ताब नाम के एक लड़का है, वो अपने बेटी से क्या कहता है कि आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, यानी कि मैं जो था वो 7 टाइम्स ज़्यादा था तुम्हारे उम्र के। यानी कि अगर मान लो तुम्हारा उम्र एक तरह से फॉर एग्जांपल अगर 10 साल था तो मेरा उम्र कितना होगा 70 साल होगा, इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बता रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ये 7 साल पहले का है ना, 7 ईयर्स अगो यानी कि 7 साल पहले का बात है। और अब बोल रहा है कि आज से अगर मैं 3 साल बाद देखूं तो आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि आज से अगर 3 साल
बाद का हम लोग उम्र देखेंगे तो वो उम्र जो होगा हमारा इस तरीके से होगा कि जो भी मेरा उम्र होगा ना वो तुमसे 3 गुना ज़्यादा होगा। अगर तुम्हारा उम्र मान लो 20 साल हुआ तो 20 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 60 साल मेरा उम्र हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भले भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, चीज़ें ऐसे कैसे होती हैं, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन हमने क्लास 8 में कई बार आपको कराया है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो थोड़ा सा कर सकते हो, वैसे तो अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर क्योंकि इसको क्या बोला है कि आप रिप्रेजेंट कीजिए इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली, यानी कि अलजेब्रा के फॉर्म में करना है, एक इक्वेशन बना करके करना है, एंड ऑल्सो ग्राफिकली, और ग्राफ के रूप में भी इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अलजेब्रा वाला करेंगे और ग्राफ वाला हम लोग कॉपी के पेज में करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका प्रेजेंट एज देखेंगे। मान लेते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करके लिखता हूं मैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, तो उसको हम लोग ले लेंगे x ईयर्स। ठीक है, हमको तो पता है नहीं कितना है, तो x ईयर मान लेंगे। और उसी तरीके से उनकी जो डॉटर है, ठीक है, डॉटर का भी प्रेजेंट एज कुछ मान लिया जाए, उसको मान लेते हैं हम लोग y ईयर्स। इतना समझ में आ गया कि आफ्ताब का x ईयर हो गया और उनकी बेटी का y ईयर्स हो गया। अब 7 साल पहले की सिचुएशन में आते हैं। ठीक है, तो 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले जो होगा आफ्ताब का एज कितना होगा। जैसे अगर अभी मान लो आपका एज फॉर एग्जांपल अगर 15 साल है, ठीक है, 15-17 साल जो भी होगा, 15 साल अगर अभी आपका एज है तो 7 साल पहले कितना होगा, तो 15 में से 7 माइनस कर देंगे, तब हमको पता चल जाएगा 7 साल पहले का एज। उसी तरीके से अभी जो आफ्ताब का एज है वो x ईयर है, इसीलिए आफ्ताब का जो एज होगा 7 साल पहले, ठीक है, यहाँ पर मैं पहले आफ्ताब लिख देता हूँ, तो आफ्ताब का जो एज होगा वो x - 7 ईयर होगा। ठीक, y ईयर्स। उसी तरीके से उनकी जो डॉटर थी या फिर है, ठीक है, तो डॉटर का एज 7 साल पहले कितना होगा, तो अभी अगर y है तो आज से 7 साल पहले 7 उसमें से माइनस कर दो, तो y - 7 ईयर जो होगा उनकी डॉटर का एज हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, यानी कि मैं जो था, आफ्ताब कह रहा है कि जो मेरा उम्र था, यानी कि जो x - 7 ईयर है वो तुमसे, यानी मेरी बेटी जो है उसकी जो डॉटर है उससे वो कितना ज़्यादा था, तो 7 टाइम ज़्यादा था, यानी कि बेटी की उम्र में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y - 7 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा कि 7 साल पहले का जो दोनों का उम्र था ना वो इस रेशियो में था कि बेटी की उम्र में अगर 7 का हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 7 टाइम ज़्यादा था तो 7 का किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेटी की उम्र में करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो बेटी की उम्र में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि पापा का एज जो था 7 साल पहले वो कितना था। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सा अब हम लोग और अच्छे से बना लेते हैं। ये हो जाएगा x - 7 = 7y और माइनस में 7 7 जा 49। चीज़ों को एक तरफ आप ट्रांसफर कर सकते हो, नंबर्स को एक तरफ सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में 7y इक्वल के उस साइड में माइनस का 49 और ये 7 इधर जाकर के प्लस का 7 हो जाएगा, तो x माइनस में 7y इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस का 42। इसको अगर इधर लाना चाहो, अगर बुक वाले आंसर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x - 7y प्लस में 42 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गया। इसी को हम लोग को बोल रहा था कि आपको अलजेब्रिकली जो एक्सप्रेस करना है सिचुएशन को, तो वो ये इक्वेशन बनेगा इस तरीके से। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, दूसरा जो हमारा सिचुएशन दिया हुआ है कि आज से 3 साल बाद का, तो 3 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, आज से अगर हम लोग 3 साल बाद देखें तब क्या एज वगैरह होने वाला है, तो आफ्ताब का एज जो होगा वो कितना हो जाएगा, आफ्ताब का एज जो होगा वो अभी x है, तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा, यानी कि 3 साल और ज़्यादा हो जाएगा। और उसी तरीके से उनकी डॉटर का जो एज है वो भी उसी तरीके से बढ़ जाएगा। अगर अभी y ईयर है तो 3 साल बाद उसमें भी 3 और प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बार क्या कहा गया था। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि आज से 3 साल बाद जो तुम्हारा उम्र होगा वो मुझसे कितना होगा, यानी मेरा उससे उम्र कितना ज़्यादा होगा, 3 टाइम ज़्यादा होगा। देखो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 टाइम ज़्यादा हो जाऊंगा, 3 गुना ज़्यादा हो जाऊंगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी तुम्हारा जितना भी उम्र होते रहेगा उससे 3 गुना ज़्यादा मैं हो जाऊंगा। यानी कि x + 3 जो होगा, आफ्ताब का जो उम्र होगा वो उनकी डॉटर की उम्र से 3 गुना ज़्यादा होगा, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से x + 3
इक्वल टू उस साइड में 3y प्लस में 3 3 ज़ा 9, तो ये बन जाएगा इधर आकर के, इसको अगर हम उधर ले जाए तो x माइनस में 3y हो जाएगा इधर आकर के, यहाँ पर मैं माइनस किया था ना, हाँ ये प्लस वाला 7y इधर आकर के माइनस का 7y हो गया था, ठीक है। तो इधर भी आकर के माइनस का 3y हो गया, ये 3 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6, या फिर x माइनस 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0। आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा दूसरा वाला इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, एक ये आंसर हो गया हमारा, है ना, और ये एक आंसर हो गया। अभी हमारा आधा काम हुआ। अब हमने दोनों इक्वेशंस को अलजेब्रिकली जो यानी कि यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया है। अब हम लोग इसको ग्राफिकली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, आइए जल्दी से सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, आप ज़्यादा ही फाइंड कर सकते हो, 3 भी फाइंड कर सकते हो, उससे थोड़ी और अच्छी एक्यूरेसी आती है। मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए 2 ही करूँगा, आपकी बुक में भी 2 दिया हुआ, अगर आप 2 फाइंड करते हो तो गलत निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, x माइनस 7y प्लस में 42 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसफर कर दूंगा, तो इससे मैं देखो इस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 7y प्लस में हो जाएगा इधर आकर के, और 42 जो है वो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू रखना है y का, ताकि मेरा इक्वेशन में फ्रैक्शन ना आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 7 0 हो जाए 0, और फिर x का यहाँ पर तो मेरा 42 आ जाएगा फिर x का वैल्यू, और वो बहुत ही बड़ा नंबर है। हम लोग को क्या करना है कि 10 के अंदर में ही नंबर रखने हैं, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं रखना है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर और क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 7 जा मेरा 42 हो जाएगा, फिर 42 से 42 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अगर 0 आ रहा है तो और आसान हो जाता है काम। तो देखो y का वैल्यू अगर देखो मैं यहाँ पर अगर मैं 6 रखता हूँ, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करके थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, है ना, या फिर अगर नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट आप लोग इतना बस लिखना, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन डाल देना कि भैया अगर हम लोग यहाँ पर 6 रख रहे हैं, मैं बस आपको अभी दिखा देता हूँ सॉल्व करके। देखो 7 6 है मेरा 42 माइनस 42 हो जाएगा, तो 42 में से 42 माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। उसी तरीके से और दिमाग लगाते हैं कि और यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ तो 7 7 या 49 हो जाएगा, और 49 में से मेरा यहाँ पर 42 माइनस होगा तो फिर 7 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू अगर मैं 7 रख रहा हूँ तो x का वैल्यू भी 7 आ जा रहा है। समझ में आया ना कैसे आया 7। देखो यहाँ पर जहाँ पर मैंने 6 रखा था वहाँ पर अगर मैं 7 रख देता हूँ तो मेरा ये हो जाएगा 49 माइनस 42, तो वो भी मेरा 7 आ जाएगा, और ये 7 जो आया वो x की वैल्यू निकल करके आ गई। तो y का वैल्यू अगर हमने 7 माना तो x का वैल्यू भी 7 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो सॉल्यूशन मिल गए हैं, ये x एक्सिस का है, ये भी x एक्सिस का है, ये y का और ये y का है। तो इनके पॉइंट्स को आप लोग ऐसे नाम दे दोगे, जैसे ये दोनों का नाम a से दे दो, आप लोग इसका ग्रुप बना दो, a लिख करके 0 6, और दूसरे वाले का नाम b दे दो, लिख दो 7 and 7। उसी तरीके से अब इनके नाम करने हम लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी ट्रांसफर किया जाए, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस का 6 और प्लस में 3y हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में थे, राइट में आकर के प्लस में हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 6 हो जाएगा। देखो अगर मैं इसका वैल्यू 0 रखता हूँ, y का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो यहाँ पर मेरा 3 0 जो 0 हो जाएगा पूरा, 3 का मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे कितना आएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 6 में फिर अगर हम लोग प्लस कर देंगे 0 को तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 यहाँ पर आंसर। समझ में आया ना। तो y का वैल्यू जब मैं 0 रख रहा हूँ तो x का जो वैल्यू है वो 6 बच जा रहा है, तो x का वैल्यू 6 हो गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 6 और 3 मेरा प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x का वैल्यू 9 आ जा रहा है। 10 के अंदर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हम लोग PQ रख देते हैं। P जो हमारे पास है वो 6 and 0 है, और जो Q वाले पॉइंट्स हैं ये दोनों ये 9 और 1 है। तो इस तरीके से हमने अब आधा से ज़्यादा काम कर लिया। हमने अब क्या किया, कोऑर्डिनेट। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन फाइंड करना था, इक्वेशन हमने पहले फाइंड किया, वो 50% काम हुआ। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था, ये 75% लगभग काम हो गया है। 25% बचा हुआ है काम, जो कि हम लोग ग्राफ पेपर में करेंगे। आइए जल्दी से कॉपी में चलते हैं। तो देखिए नंबर्स को ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप एक x एक्सिस बनाइएगा, एक y एक्सिस। ये आपको क्लास 9 में मैंने सिखाया है। राइट साइड में हमारे पास प्लस वाले नंबर होते हैं, लेफ्ट में माइनस वाले होते हैं। हमने देखो यहाँ पर जो भी हमारे पॉइंट्स हमने निकाले, जो भी कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिव वाले हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, पॉजिटिव में ज़्यादा नंबर्स लिया, क्योंकि देखो हमारा x एक्सिस जो है वो मैक्सिमम 9 तक जाने वाला है। इसीलिए हमने क्या किया है, पॉजिटिव वाले नंबर्स को लिया है। नेगेटिव वालों की हमको जरूरत ही नहीं, इसलिए हमने 1 2 3 इधर भी 1 2 3 4 करके छोड़ दिया है। आप लोग भी 3 तक ही करो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग यहाँ पर इन पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए हमने इसीलिए लिखा है ताकि हमको पूरा डिटेल में वहाँ पर उसका नाम ना लिखना पड़े। तो जैसे 0 और 6 है पहला हमारे पास पॉइंट, तो 0 और 6 कहाँ पर होगा वो समझो। ये जो पहला वाला रहता है एक्स एक्सिस का होता है, ये वाई का होता है। तो एक्स वाला 0 कहाँ पर रहेगा, यहीं पर। दोनों के लिए, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी 0 यहीं पर होता है। अब वाई के लिए हमको कहाँ पर जाना है भाई, तो वाई के लिए हमको 6 में जाना है। तो हमारा 6 प्लस वाला कहाँ पर है, ऊपर में है। तो हम लोग ऐसे बढ़ेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट मेरा कहलाएगा 0 और 6, और यहाँ पर आप लिख दो A। उसके बाद हमारा दूसरा जो B है वो है 7 7, ठीक है। ये हमारा, तो 7 7 कहाँ पर मिलेगा, तो देखो x के लिए हमारा प्लस वाला 7 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाओ। और y के लिए हमारा प्लस वाला 7 ऊपर मिलेगा, तो इसी के सिधाई में ऊपर बढ़ते जाओ, और ये 7 के सिधाई में, यहाँ से इसके सिधाई में ऐसे पॉइंट बना दो। तो ये जो पॉइंट है ये x के लिए भी 7 आ रहा है और इधर से y के लिए भी 7 आ रहा है। तो इस पॉइंट को लिख दो आप लोग 7 7, जिसका नाम हो जाएगा B। अब ऐसे दोनों पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर दो। चलिए जल्दी से मैं एक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मिलाना है और आपको एक लंबी सी लाइन बना देनी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो लाइन बन गया, ये कौन सी इक्वेशन के लिए बन गया, तो ये हमारा x माइनस 7y प्लस 42 वाली इक्वेशन के लिए बन गया। अब दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन कौन सा है, p और q वाले, 6 और 0 है, यानी x के लिए 6 है और y के लिए इस बार 0 है। तो x के लिए 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और y के लिए 0 है। इसका मतलब ना ही हमको ऊपर जाना है और ना ही हमको नीचे रहना है, यहीं पर रुक जाना है। तो यही पॉइंट हमारा x के लिए 6 हो जाएगा और y के लिए 0 हो जाएगा, इसका नाम p है। उसके बाद q जो है वो कितना है भाई, तो 9 और 1 है। तो 9 हमारे पास कहाँ पर है, x एक्सिस में ये रहा, और y एक्सिस में 1 कहाँ पर है, तो इसके सिधाई में ये रहा, ये वाला पॉइंट। तो ये जो होगा x के लिए 9 हो जाएगा और y के लिए 1 हो जाएगा। इसको भी लिख दो 9 और 1, जो कि q है। इन दोनों को ही मिला करके एक लंबी सी लाइन बना दो, तो हमारा इसका भी ग्राफ रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो आई होप आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी देखो ये सब भी जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, अगर आप कोई दूसरे कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग केवल 2 ही निकाले हैं, लेकिन हम लोग इससे और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो जब और ज़्यादा आप निकालोगे ना, तो वो हो सकता है यहाँ पर आएगा, या फिर और आगे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। तो कई सारे आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो हमको केवल 2 पॉइंट से ही हमारा लाइन जो है कम्प्लीटली बन सकता है, इसलिए हम लोग 2 ही पॉइंट निकालेंगे, उससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकालेंगे। और ये वाली जो हमारी लाइन है ये कौन सी इक्वेशन के लिए है, तो ये इस वाली इक्वेशन के लिए है, यानी कि हमारा x माइनस 3y और माइनस में 6 के लिए है। तो यहाँ पर लिख भी दो x माइनस 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो इक्वल टू 0 इस तरीके से। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ग्राफ बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ग्राफ बनाने का, मेन आपको टाइम लगेगा इसके पॉइंट्स को फाइंड करने में। चलिए जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा जा रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900, यानी कि कोच हैं वो क्रिकेट टीम के, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा है इतने रुपये में। थोड़ी देर बाद क्या करती हैं वो दोबारा से बैट खरीदती हैं, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट मतलब कि एक ही बैट दोबारा से वो खरीद रही है ना, यहाँ पर ध्यान देना कि कुछ भी नंबर नहीं लिखा है, यानी कि एक बैट ली है। सी बाय अनदर बैट, वो बैट और लेती हैं, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल और लेती हैं सेम काइंड के फॉर ₹1300, यानी कि 1300 का वो और सामान खरीद रही है। इसको भी आपको वही जियोमेट्रिकली और हमारा जो अलजेब्रिकली है वो दोनों यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, यानी इसके भी इक्वेशन निकालने हैं और इसको भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफिकली लिखा रहे या जियोमेट्रिकली लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो चलिए जल्दी सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, जो बैट है उसका कॉस्ट कितना है, तो उसका कॉस्ट है x, ठीक है। मान लेते हैं x रुपये उसका कॉस्ट है, और जो बॉल है, ठीक है, तो बॉल का जो कॉस्ट होगा वो कितना है, तो वो y है। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा मुश्किल कोई इक्वेशन तो दिया नहीं है, आगे पीछे घुमाया नहीं, 3 साल बाद 4 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको बनाएंगे। पहला सिचुएशन है ना, फर्स्ट सिचुएशन, तो पहली बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने खरीदा था 3 बैट। तो एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपये है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ना, 1 बैट का इस टाइप से x कर देता हूँ। तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, 3 बैट का हमारा 3x हो जाएगा। और उसी तरीके से साथ में वो और खरीदी थी 6 पीस बॉल भी खरीदी थी। तो यहाँ पर 1 बॉल जो है y रुपये का है, तो 6 पीस बॉल कितना का होगा, 6y का हो जाएगा। तो 3 बैट खरीद रही है और 6 बॉल खरीद रही है, मिला करके तो दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, और दोनों का वो टोटल कितना रुपए दे रही थी, तो 3,900 दे रही थी। तो यहाँ पर 3,900 लिख देंगे। तो इस तरीके से पहला सिचुएशन का इक्वेशन बन करके निकल करके आ रहा है। इसको आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि तीनों जगह मुझे 3 से डिवाइड होता दिख रहा है, यानी 3 कॉमन मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से देखो अगर आप 3 निकालोगे कॉमन, तो इस तरीके से हमारे पास बच जाएगा x प्लस में 2y
इक्वल की उस साइड में 3900। देखो यहाँ पर से मैंने यहाँ पर से 3 बाहर निकाला तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। अब मैं कट कर सकता हूँ क्योंकि 3 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, इसीलिए मैं डायरेक्ट कट कर दे रहा हूँ। 3 1 जा 3 या 3 13 जा 39 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस में 2y इक्वल टू 1300। ये हमारा पहले सिचुएशन से इक्वेशन बन करके आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड वाला सिचुएशन देखते हैं। इधर बनाता हूँ सेकेंड सिचुएशन के लिए। यहाँ पर हमसे बोल रहा था कि उन्होंने फिर क्या किया, एक बैट खरीदा है तो हम लोग यहाँ पर x लिखेंगे ओनली, और प्लस में 3 बॉल खरीदे हैं तो प्लस में 3y कर देंगे। तो कितने रुपये में, तो 1300 में, तो इक्वल टू 1300 कर दो। तो इसमें डायरेक्ट इक्वेशन बन गया, इसमें कुछ भी हमको लेने की जरूरत है ही नहीं। अब तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर बहुत जगह है तो मैं डायरेक्ट से इसके, ये देखो हमारा आधा काम हो गया है। एक तो ये इक्वेशन हमको निकालना था, उसके बाद ये वाला इक्वेशन निकालना था। 2 इक्वेशन निकाल लिए, 50% काम खत्म हो गया। अब जल्दी से 25% वाला काम कर लेते हैं, इसे ग्राफ बना लेते हैं, है ना। ग्राफ बनाने की मतलब कि पहले से कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग लेंगे पहले यहाँ पर से x प्लस अगर 2y है तो अगर मैं x वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2y को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1300 माइनस में 2y। ठीक है, इसके लिए मैं बॉक्स कहाँ पर बना दूँ, इसके लिए मैं बॉक्स इधर इसके लिए बना दूँगा, नीचे यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा बॉक्स। ठीक है, ज़्यादा बड़ा अपने को लिखना भी नहीं है, काम चलाना है बस। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हम लोग ऊपर में x एक्सिस के लिए लिखेंगे, नीचे में y एक्सिस के लिए लिखेंगे, उस तरीके से उसका बॉक्स बाद में बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अब नंबर हमारे पास बड़ा आ रहा है, अब हम लोग 1 2 3 नहीं करने वाले हैं। अभी आपने जो ग्राफ में देखा मैंने 1 2 3 मार्किंग किया था, लेकिन अब हमारे पास 1300 आ गया है तो मैं y का वैल्यू अगर 1 2 लूँगा तो x का वैल्यू तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 1300 1400 पहुँच जाएगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको बैलेंस बनाने के लिए y का वैल्यू को भी 100 में लेना पड़ेगा। और हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे ना तो उसमें 1 2 ना लिख करके हम लोग 100 200 300 ऐसे लिख देंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कि मान लो y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 5 अगर ले लेता हूँ मैं, 500 ले लेता हूँ तो 5 2 जा हमारा हो जाएगा 1000, तो ये हमारा 300 बचेगा। बिल्कुल मैं ले सकता हूँ। देखो y का वैल्यू अगर मैं 500 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 500 2 जा 1000 हो जाएगा, तो 1300 माइनस 1000 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 300 x का वैल्यू। तो यहाँ पर मैं 300 लिख देता हूँ x का वैल्यू। उसी तरीके से और क्या ले सकता हूँ मैं, बड़े ही नंबर लूँगा ताकि आसान हो जाए। y का वैल्यू अगर मैं 600 लेता हूँ तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 12 13 में से 12 माइनस होगा तो 100 बचेगा। तो y का वैल्यू मैं 600 ले लेता हूँ तो x का वैल्यू जो होगा वो 100 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, इसका नाम भी दे दो आप लोग। तो एक कोऑर्डिनेट मिला है मेरा 300 500 का और दूसरा वाला का नाम b दे देते हैं। ये मिला है हम लोग को x के लिए 100 एंड y के लिए 600 का। आगे बढ़ा जाए, दूसरी तरफ इसमें आ जाते हैं अब हम लोग। तो इसका भी मैं नीचे पहले बॉक्स बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा x एक्सिस के लिए, नीचे y एक्सिस के लिए 2 पॉइंट्स केवल फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ से भी मैं 3y को अगर ट्रांसफर करूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस में 3y, है ना। हट जा मॉस्किटो, फालतू में जान नहीं लेना चाहता। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसका वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 में से मेरा 12 माइनस होगा तो 100 आ जाएगा। तो y के वैल्यू में 4 ही रख देता हूँ। बट देखो आपस में ही बड़ा बड़ा रखना है ताकि हमारा 10 के अंदर ही नंबर आ जाए। 10 के ज़्यादा बड़ा अगर आता है ना तो थोड़ा सा ग्राफ हमको लंबा लाइन बनाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग काम अपना टाइम बचाएंगे। थोड़ा सा लेजीनेस यहाँ पर जरूरी है करना ताकि एग्जाम में टाइम बच सके। तो y का वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो उस कंडीशन में x का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब मैं y का वैल्यू क्या रख दूँ, 4 तो रख लिया। 4 से बड़ा रखूँगा तो फिर माइनस में आ जाएगा, तो मैं 4 नहीं रखता हूँ, मैं इससे छोटा रखता हूँ, 3 रखता हूँ। या फिर y का वैल्यू अगर मैं 300 रखता हूँ तो 3 3 से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 13 में से 9 माइनस होगा तो x का वैल्यू 400 हो जाएगा। तो y का वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ 300, तो x का वैल्यू जो होगा वो 400 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे निकाल रहा हूँ मैं। देखो इस तरीके से 1300 है, माइनस में 3 पहले से है, y का वैल्यू यहाँ पर मैंने 300 रखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1300 माइनस में 900 और 13 में से 9 माइनस होगा तो 400 आ जाएगा, जो x वैल्यू में यहाँ पर 400 रख दिया। तो ये सब कैलकुलेशन आपको एग्जाम में अपने माइंड में करना है ताकि टाइम बच सके, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको फटाफट माइंड में करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हम लोग इस कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख देते हैं। एक तो p हमारे पास आ गया 100 एंड 400 है, और q जो है वो हमारे पास आ गया 400 x के लिए एंड y के लिए 300। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स भी लिख लिए हैं ताकि आपको बार बार वीडियोस को बैक करके ना देखना पड़े कि कौन कौन से पॉइंट थे। तो सबसे पहले जो पॉइंट ए वाले हमारे पास थे, यानी जो पहला हमारा इक्वेशन था उसमें जो पॉइंट था वो था 300 प्लस में 500, सो यानी कि 300 एंड 500 दिया हुआ था।
ये कौन सी इक्वेशन के लिए वो भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। तो ये हमारा x प्लस में 2y इक्वल टू 1300 वाला जो था उस वाली इक्वेशन के लिए था, और जो दूसरे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस वाली इक्वेशन के लिए थे, x प्लस में 3y इक्वल टू 1300 वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब लाइन बनाएंगे तो उसमें ये इक्वेशंस को भी जरूर वहाँ पर बता देंगे कौन कौन सी इक्वेशन का लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मेरा 1 2 है, ध्यान रखना कि ये 1 2 जो एक्चुअल मैंने लिखा है ये एक्चुअल में हमारा 100 200 300 है। आप लोग इसको जब एग्जाम में बनाओगे तो पूरा लिख लेना। इसको जैसे मैं भी 100 यहाँ पर ये हमारा 300 है, ये 600 है, बस यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इसको जल्दी से लिख दिया हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, आप लोग इसको 100 200 डिटेल में लिखते रहिएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास पहला जो है वो 300 है एंड 500 है। तो x के लिए 300 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और y के लिए 500 कहाँ पर है भैया, तो ऊपर बढ़ते जाओ ये वाला पॉइंट, ये y के लिए मेरा 500 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये मेरा पॉइंट ए हो गया। इसके भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका नाम नहीं लिखते हैं, ये ऑटोमेटिक हमारा समझ में आ रहा है 300 और 500, वो हम लोग बाद में लिखेंगे जब जगह रहेगा तब। ठीक, अब हम लोग बी में आ जाते हैं। तो बी में हमारे 100 और 600 है। तो x के लिए 100 यहाँ पर रहेगा और y के लिए 600 कहाँ पर रहेगा भैया, तो वहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेरा, तो इसी पॉइंट को मैं लिख देता हूँ पॉइंट बी। तो ये एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिला करके आप एक लाइन बना दो जल्दी से। तो थोड़ी सी इस टाइप से ये लाइन बनेगी हमारी, और बहुत ही परफेक्ट लाइन बनेगी क्योंकि हमारे पॉइंट जो है ना एकदम सेंटर में है। तो देखना हमारा पूरा हर जगह एक सेंटर निकल करके आएगा। सेंटर करने का मतलब है कि इस तरीके से देखो, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। तो अगर हम लोग देखो जो सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है, अगर हम लोग ये सॉल्यूशन नहीं निकालते कोई और सॉल्यूशन निकालते ना, तो मे बी वो सॉल्यूशन यहाँ पर निकल करके आता है, या फिर यहाँ का आता है, या फिर यहाँ का आता है। तो हम लोग इस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर फ्रैक्शन आता है ना तो फ्रैक्शन हमारा बीच में आता है, यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन निकल करके आ जाता है, जिसको ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग एग्जैक्ट वाला जो पॉइंट है वहीं पर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारा पहला लाइन बन गया, इसका आप लोग इक्वेशन का नाम लिख दो। तो x प्लस में 2y इक्वल टू 1300 वाला है ये हमारा। दूसरा वाला हमारे पास p और q वाले हैं। तो p में हमारा 100 और 400 है। तो x के लिए 100 यहाँ पर हो गया और y के लिए 400 यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर x से सीधाई में 100 और y के सीधाई में 400, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, इसलिए तो थोड़ा सा छोटा लिखना। तो ये पॉइंट हमारा हो गया p। उसके बाद जो q है वो कितना है, तो 400 है और 300 है। तो यहाँ पर x के लिए 400 ये वाला हो जाएगा और y के लिए 300 ये वाला हो जाएगा 3 के सिधाई में। तो ये पॉइंट जो होगा इधर से q के लिए बन जाएगा 400 और y के लिए हमारा 300। तो अब इन दोनों पॉइंट को ही मिला दो और आपका एक लाइन बन करके आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं मिला देता हूँ दोनों पॉइंट्स को, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों जो लाइंस है ना ये कहीं ना कहीं जाकर के आगे में मिलेंगे, क्योंकि दोनों एकदम एग्जैक्ट पैरेलल साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये कहाँ पर मिलेंगे पता है, जब हम लोग इस लाइन को आगे बढ़ा करके 1300 तक ले जाएंगे, क्योंकि दोनों का इक्वल करके 1300 आ रहे हैं ना, तो ये पक्का है कि 1300 में जाकर के मिलने वाले हैं। तो हम लोग को मिला उला के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को ये दोनों ग्राफ बनाना था जो हमने बना दिया। ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला भी ग्राफ समझ में आ गया होगा, कितना सिंपल था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ है जल्दी से, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सो अब लास्ट हम लोग आ जाते हैं फाइनल क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इसको बना लिया यानी कि हमारा एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। यहाँ पर हमसे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप एंड ऑन अ डे वॉज फाउंड टू ₹160। यानी कि एक समय की बात है जो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स ले रहे थे हम लोग ना, अंगूर खरीद रहे थे, तो 160 रुपये देना पड़ रहा था। लेकिन एक महीने बाद क्या हुआ कि 4 किलो एप्पल अगर ले रहे हैं, 4 kg एप्पल्स ले रहे हैं एंड 2 kg ग्रेप्स ले रहे हैं, तो वो हम लोग को केवल 300 में मिल रहा है। यानी कि 20 रुपये का हम लोग का कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल जा रहा है, क्योंकि 2 का डबल हो जा रहा है 4 और 1 का डबल हो जा रहा है 2। तो 160 का भी डबल होना चाहिए था, 320 होना चाहिए था, लेकिन 300 में ही काम बन जा रहा है, यानी 20 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, वही करना है काम जो पहले कर रहे थे। फटाफट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं सॉल्व करके कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है वो x रुपये है। ठीक है, रुपये x करके लिख लो। और उसी तरीके से 1 kg जो ग्रेप्स है उनका भी कॉस्ट क्या होगा भैया, तो उसको हम लोग y मान लेते हैं, y रुपये। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले सिचुएशन में आ जाते हैं, फर्स्ट वाले में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला सिचुएशन जो है उसमें बहुत ही आसानी से हमसे कहा गया है कि कितना kg लिया था, 2 kg एप्पल लिया था, यानी कि 2x, और प्लस कर दो उसमें 1 kg ग्रेप का, यानी कि 1y। तो 1y लिखने से अच्छा है केवल आप लोग उसको y लिख दो, 1 लिखने से कोई मतलब होगा नहीं। तो दोनों का जो कॉस्ट मिलाकर के हुआ था वो हुआ था 160 रुपये। उसी तरीके से सेकंड वाले सिचुएशन में हमसे कहा जा रहा है, सेकंड का भी यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर बगल में हम लोग बॉक्स बना लेंगे। तो सेकेंड वाले सिचुएशन के लिए ये भी सिंपल सा कहा गया है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि 4 kg ना, कहा गया 4 kg एप्पल्स, तो 4x
और प्लस में 2 kg ग्रेप, तो 2y इक्वल टू हो गया था 300। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, और प्लस में यहाँ पर y बच जाएगा। मैंने वीडियो ऑन किया है कि नहीं, रुको देखते हैं, चेक करूँ। वीडियो ऑन है बच्चों, वो मैं बैक कैमरा से बना रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि वीडियो ऑन है कि नहीं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इक्वल टू साइड में 300 हो जाएगा। अब 2 को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 300 को 2 से डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, 150 बचेगा, आधा हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में y इक्वल टू, आप चाहो तो इसे कट भी करके दिखा सकते हो, 2 1 जा 2, 2 का टेबल 15 टाइम पढ़ेंगे तो 30 और ये 0, यानी कि 150। ऐसे भी लिख सकते हो, बिना कट के भी डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। दोनों सिचुएशन का हमने क्या किया यहाँ पर, ये वाला काम तो कर दिया, अलजेब्रिक वाला 50% काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दोनों के क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ताकि हम लोग उसको ग्राफ पेपर में प्रेजेंट कर सके। तो ये मैं बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर, x एक्सिस के लिए, नीचे y एक्सिस के लिए 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। नीचे भी हमारे पास सेम टू सेम काम करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस के लिए और नीचे y एक्सिस के लिए, ठीक है। अब हम लोग अगर मान लो यहाँ पर फिर से देखो 160 आ गया है, तो अब 1 2 वाला काम नहीं कर सकते हम लोग। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है इस वाली इक्वेशन को, तो मैं यहाँ पर रफली आपको करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से मैं y का वैल्यू निकालूंगा, 2x को मैं पूरा ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि देखो अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूँ ना, तो 2 मेरा मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड वाला काम करने में थोड़ा सा दिमाग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हम लोग दिमाग को थोड़ा सा आराम देंगे। हम लोग क्या करेंगे, आसान काम करेंगे। हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, 2x को पूरा ट्रांसफर करेंगे, तो y इक्वल टू 160 माइनस का 2x हो जाएगा। ये 2x इधर प्लस में था, इधर जाकर के माइनस का हो गया। अब दिमाग लगाते रहो कि x का वैल्यू कितना पुट करें कि y का वैल्यू निकल जाए। आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे तो पहले x से निकालो, चाहे y का निकाल लो। तो पहले हम लोग x से निकालते थे, इस बार हम लोग y का निकाल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो 50 रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मैं 50 रखता हूँ तो 52 जा 100 हो जाएगा, तो 160 में से 100 माइनस होगा तो 60 बच जाएगा, तो बन गया काम। x का वैल्यू मैंने 50 रखा तो y का वैल्यू 60 आ गया। समझ में आया ना कैसे आया, देखो इस तरीके से आया। एक तो मैं बता देता हूँ करके, यहाँ पर मैंने 50 रखा x का वैल्यू, तो ये हो गया 160 माइनस में 100 यानी कि 60। इस तरीके से y का वैल्यू निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर और कुछ दूसरा वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 4, है ना, यानी कि 40 अगर पुट करता हूँ तो 42 जो हो जाएगा 80, 80 में से 160 में से 80 माइनस होगा तो 80 आ जाएगा, तो वो भी काम कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैं x का वैल्यू 40 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा बच कितना जा रहा है, 80 बच जा रहा है सॉल्व होने के बाद, तो y का वैल्यू 80 आ जा रहा है। तो ये मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पॉइंट a और b नाम दे दो। a जो है वो 50 और 60 है, b हमारे पास 40 एंड 80 है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इधर सेकेंड सिचुएशन में। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग, y का वैल्यू निकालेंगे, x इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस में 2x। पहले 60 था, इस बार 150 है। बस वही काम करो, यहाँ पर पहले 50 रख लो x का वैल्यू, तो यहाँ पर 52 जा 100 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग 50 रखेंगे, तो ये 100 बन गया। 150 में से 100 माइनस होगा तो 50 बच जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हमें 50 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 50 आ जा रहा है इस बार। पिछले बार 60 आया था, क्योंकि 160 में से 100 माइनस हो रहा था, इस बार 150 में से 100 माइनस हो रहा है, इसीलिए हमारा 50 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 40 रखता हूँ तो 90 आ जाएगा, 40 नहीं रखते हैं। यहाँ पर मैं 60 रखता हूँ, देखो 6 2 जा 12 हो जाता है, तो यहाँ पर मेरा अगर मैं 60 रखूँगा तो 120 आ जाएगा, तो 150 में से फिर मैं 120 माइनस करूँगा तो 30 बचेगा y का वैल्यू, तो y इक्वल टू 30 कर लो, यानी कि 10 के अंदर ही रखना है नंबर्स को, उससे फटाफट बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इनके भी पॉइंट्स फाइंड कर लिए। चलिए जल्दी से इसको भी हम लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे। ये हो गया 50 50 और उसके बाद 6 q करके नाम दे दो इसका, 60 और 30। चलिए जल्दी से इसको भी ग्राफ पेपर बना लेते हैं। आपको अगर इसको उतारना है तो अपने कॉपी में जल्दी से आप लोग उतार सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन में 3 के कोऑर्डिनेट्स, ये इस वाली इक्वेशन के लिए मैंने लिख लिया है, और इस वाली इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट्स है। हमने यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। आपको माइनस वाले लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उधर है नहीं, बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में। और इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 का हमारे पास गेप चल रहा है ना, तो हम लोग 10 10 का गेप रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पहला a का कितना है भैया, तो 50 और 60 है, तो हमारा 50 कहाँ पर आएगा, x एक्सिस में यहाँ पर आएगा, और y एक्सिस में 60 कहाँ पर आएगा, तो सीधा बढ़ते जाओ यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा y एक्सिस के लिए 60 और x एक्सिस के लिए 50 हो गया। इसका नाम पॉइंट a दे दो। दूसरा पॉइंट b में जो है वो 40 और 80 है, तो पहले तो मैं यहाँ पर 80 तक कर देता हूँ कि ये जो लाइन होगा मेरा 80 वाला होगा। तो x एक्सिस में 40 देखो यहाँ पर आएगा, और y एक्सिस में 80 देखो सबसे ऊपर में है, यहाँ पर हमारा y एक्सिस में 80 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा b हो गया। इन दोनों को मिला करके एक लाइन बना देते हैं लंबा सा। तो ये लाइन मेरा
कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन बन गया। इसमें आप लोग इक्वेशन का भी नाम लिख दो ताकि समझ में आए कि ये कौन सी इक्वेशन के लिए है। तो ये है 2x प्लस में y इक्वल टू 160 के लिए। अब दूसरा वाला जो है p और q 50-50 है, तो x के लिए 50 यहाँ पर और y के लिए भी 50, ये जा करके यहाँ पर मिलेगा, एकदम सटते सटते बच गया। ये वाला पॉइंट मेरा p है। ठीक है, इधर से भी 50 जा रहा है और इधर से 50। दूसरा वाला q जो है वो 60 और 30 है, x के लिए 60 और y के लिए 30। तो देखो ये भी एकदम यहाँ पर आकर के मिलते मिलते बचा। ये वाला पॉइंट x के लिए 30 हो गया और सॉरी 60 हो गया और y के लिए 30। ये पॉइंट हमारा q हो गया। इसको भी ऐसे लाइन बना दो। तो मुझे लग रहा है कि दोनों इस बार एकदम पैरेलल बनने वाले हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों इस बार एकदम पैरेलल लाइन बनने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसका भी नाम हम लोग दे देते हैं। ये कौन सी इक्वेशन का था? तो ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 वाली इक्वेशन के लिए था। तो इस तरीके से आपको इसका ग्राफ बनाना था। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा इंस्टाग्राम। प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी कराया, बोर्ड में भी पढ़ाया और डिटेल में आपको समझाया भी है। ग्राफ पेपर का भी यूज़ किया, जहाँ पर जिस चीज़ की जरूरत थी मैंने वो कोशिश की आपको अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ। अगर अभी भी कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और अपने जो फीडबैक्स हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कमी रह गई है, उसको हम लोग और अच्छे से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।